सुप्रभात बच्चों। अतीत के दबे पांव और पृष्ठ संख्या 47 46 तक आपको पिछले ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ा दिया गया था। पृष्ठ संख्या 47 आती है आपके पास। मोहनजोदड़ो में उस रोज़ हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साएं साएं की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। तो यह एक दिन विशेष की बात है जब वो पूरी टीम मोहनजोदड़ो में घूम रही थी, उद्देश्य के साथ घूम रही थी। तो तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है और बस्तियों में जो टूटे फूटे घरों के दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साएं साएं की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। तो आपको पता है कि वहाँ पे तो खंडहर मौजूद थे, घर तो थे नहीं, इसलिए दरवाजे या खिड़कियाँ जो टूटे फूटे थे, खंडहर के रूप में मौजूद थे, उनसे टकरा करके हवा जब आती तो साएं साएं की आवाज़ हमें साफ सुनाई देती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी का जो शीशा है बराबर वाला वो उतरा हुआ होता है, तो किनारे की पटरी के अंतराल, जैसे आप किसी उससे जाते हैं, गुजरते हैं, नहर के ऊपर से कोई पुल हो या नदी के ऊपर से पुल हो, तो वो जो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, उस गैप से आने वाली जो हवा है उसके लयबद्ध थपेड़े, लयबद्ध का मतलब एक रिदमिक तरीके से हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो कब, जब हम वगैरह से, ब्रिज वगैरह से गुजर रहे होते हैं, तब ऐसा होता है, सुनाई पड़ता है बच्चों। इस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं। जब किसी गाड़ी में आप ये थोड़ी सी ओपन हो तो आपको जो जहाँ जहाँ गैप है वहाँ से आने वाली है जो हवा होगी उसमें आपको एक रिदमिक लय सुनाई पड़ती है। इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। तो यहाँ क्या है कि एक चित्रात्मक शैली में वर्णन किया गया है कि आपके सामने बिल्कुल एक चित्र सा प्रस्तुत कर देना चाहता है लेखक कि हमें किनारों की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है। और आपको पता है कि वहाँ तो घर सूने पड़े थे, वहाँ कोई रहने वाला थोड़ा ही था उन पुराने खंडहरों में, इसलिए जो हवा की गति थी, तो हवा की जो लय थी वो और भी ज़्यादा वहाँ उन मकानों में गूंज रही थी। इतनी गूंज रही थी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। तो ये चित्रात्मक शैली है कि कोनों में भी अंधियारा व्याप्त था। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता, यानी आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, बल्कि दीवार इतनी छोटी पड़ गई है बैक साइड की कि आप दीवार फांद के दूसरे घर में जा सकते हैं। तो यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर, दरवाजे से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब क्या है, खंडहर हैं, सब कुछ ओपन है, खुला हुआ पड़ा है। कहीं दीवार इतनी रह जाती है कि जिसको आप लांघ सकते हैं, तो आप लांघ करके दूसरे घर में जा सकते हैं। सब खुला है, आखिर सब खंडहर है। अब कोई घर जुदा नहीं, यानी सारे घर मिलजुल के एक से प्रतीत होते हैं। पहले कभी जब दीवारें होंगी तो उनको अलग अलग करती होंगी, उनको बांटती होंगी, लेकिन अब दीवारें हैं लेकिन इतनी छोटी भी पड़ गई हैं कहीं कहीं कि लगता है कि जैसे दीवार ना होकर के एक छोटा सा हमें लांघने के लिए एक डोल टाइप होता है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, यानी सारे इंटरलिंक हो गए हैं। जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हैं और एक डब्बे में चढ़ने के बाद आप दूसरे तीसरे चौथे डब्बे में निकल जाते हैं, वैसे ही एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में जाना बड़ा सुगम है, क्योंकि दीवारें शेष नहीं रही। जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो, लगता है कि पूरा पूरा मोहल्ला एक बहुत बड़ा घर था, और ये जो अलग अलग घर थे, उस बस्ती वाले जो घर था उस पूरे घर के कमरे थे। लेकिन घर का एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। लोग अपने अपने तरीके से मकान को अपना बनाते हैं, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो। हम में कमोबेश हर कोई पाँव आहिस्ता उठाते हुए, हम में कमोबेश, कमोबेश का मतलब कम या ज़्यादा, हर कोई, हर आदमी पाँव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। तो पूरी की पूरी टीम बहुत ही आराम आराम से पैर रख के चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, गति बहुत धीमी थी, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा न हो, उस पास्ट को, उस गौरवशाली अतीत को देखने की जैसे हमारे मन में इच्छा ना हो, इसलिए हम अनमने होकर के बहुत ही धीमी गति से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे।
किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि ये मकान किसी और का है और हम बिना किसी अधिकार के उस मकान में अंदर घूम रहे हैं। अब जब आप अचानक किसी अनजान आदमी के मकान में अंदर घुस जाओगे तो आपको अपने आप को लगेगा कि हम कोई अपराध कर रहे हैं, तो अपराध बोध होता है। तो जब हम उन मकानों में घूम रहे थे, लेखक कहता है कि जब हम उन मकानों में घूम रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि हम गलतियां कर रहे हों, ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम अजनबी घरों में घूमें। जैसे किसी पराए घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए, सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया। अब देखो बच्चों, जो मिट्टी हटाने का तरीका था वो इसमें बताया गया है। ये नहीं कि फावड़ा लेके चले गए और अंधाधुंध फावड़ा चला दिया और उसके बाद में जो कुछ अंदर था वो सारा तोड़ फोड़ दिया, ऐसे नहीं हुई वहाँ की खुदाई। वहाँ की खुदाई कंघी नुमा जो रचना थी, कोई लोहे का औजार था कंघी नुमा, उससे धीरे धीरे करके मिट्टी को इंच इंच करके हटाया गया है। तो उसको जो कई दशक 30 साल तक लगभग माना जाता है कि खुदाई लगातार चलती रही 30 साल तक। तो 30 साल में तो पता नहीं कितनी खुदाई हो जाती अगर फावड़े से करते। लेकिन क्या फिर वहाँ आपको कोई एविडेंस मिलता? एविडेंस भी होता तो उसका सत्यानाश हो जाता। इसलिए तरीका क्या था, एक कंघी नुमा छोटी सी एक लोहे का एक औजार होता है, जैसे कि जो मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री रखते हैं, वसूली रखते हैं, तो इस तरह का कोई कंघी नुमा हथियार था और थोड़ी थोड़ी करके इंच इंच करके मिट्टी हटाई गई, ना कि फावड़ा चला गया। तब जाकर के उस मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को ढूंढा और उसको सहेज करके रखा गया है। यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है, कल कोई यहाँ बसता था। और जिस समय हम इस काम को कर रहे होते हैं तो हमें ये अनुभूति होती है, ये फीलिंग आती है कि कोई होगा इन घरों में रहता होगा। आज जिन घरों को हम साफ़ कर रहे हैं, कंघी नुमा वसूली से साफ़ कर रहे हैं, इन घरों में भी कभी कोई बसता होगा, यहाँ भी जीवन होगा, यहाँ भी बच्चे खेलते होंगे, यहाँ रसोई में खाना बनता होगा, यहाँ माँ बाप अपने बच्चे को प्यार से दुलारते होंगे। तो ऐसी एक अनुभूति हमें उस समय हो रही थी। ज़रूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। तो हम अनधिकार उस घर में घुसे हुए थे, बिना अधिकार के घुसे हुए थे। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सका। तो मैं कहता है लेखक, मैंने राजस्थान का भी भ्रमण किया था। राजस्थान में भी हमें बहुत सारे ऐसे इलाके मिलते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र माने जाते हैं। तो मैंने वहाँ भी घूमा था और मैंने सिंध गुजरात वाला जो दृश्य था वो भी देखा था। इसलिए वहाँ जाकर के मुझे उस तरह के ख्याल भी आए। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, बल्कि और वजह थी। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं। तो जब मैं यहाँ मोहनजोदड़ो में घूम रहा हूँ तो मुझे राजस्थान और सिंध के बहुत सारे दृश्य एक एक करके याद आते हैं। तो उसकी वजह है, जैसे हज़ारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। तो राजस्थान में जैसलमेर जो ज़िला है उसमें एक गांव है कुलधरा, बहुत ही सुंदर गांव है। और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के जो पत्थर हैं वो पीले रंग के हैं। तो जब मैं मोहनजोदड़ो में घूम रहा हूँ, लेखक कहता है, और मुझे यहाँ मोहनजोदड़ो वाले इलाके में कहीं कहीं बाजरे और ज्वार के खेत नज़र आए। क्योंकि मोहनजोदड़ो क्या है, उसके आसपास के इलाके की बात कर रहा है वो। जब नज़र आए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अपने राजस्थान जैसलमेर के कुलधरा गाँव में घूम रहा हूँ। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गमी इसलिए क्योंकि जगह तो खूबसूरत है लेकिन अभिशप्त है वो जगह। गांव में घर हैं पर लोग नहीं, ये अभिशाप उसके साथ में जुड़ा हुआ है कि यहाँ गांव में घर तो हैं लेकिन वहाँ पे लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़ के चला गया था। तो कहाँ की बात कर रहे हैं? कुलधरा की बात कर रहा है वो, कि उस गाँव में भी एक शांति है। शांति इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहता है। गांव में घर तो गांव में लोगों ने घर बनाए थे लेकिन घरों को छोड़ के लोग चले गए हैं। और 150 साल पुरानी घटना के बारे में लेखक जिक्र करता है
कि राजा से नाराज़ होकर के, राजा से तकरार होकर के जो गांव वाले थे उन्होंने अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया और अपना पूरा मकान छोड़ के, हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़ के वहाँ से चला गया था। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए और उसके बाद में गेट वगैरह जो थे लकड़ी के, वो सारा सामान बाद में लोगों ने चोरी कर लिया वहाँ से। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। कुलधारा में भी यही है कि घर मकान खंडहर तो बन गए लेकिन मकान ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की ही बात हो। तो 150 साल पहले वो लोग हालांकि छोड़ के गए थे, लेकिन आज भी उन पे मकानों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है, खिड़कियों को देख करके, कि ये पुरानी बात नहीं है। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उस वक्त को थाम लिया। जैसे सुबह लोग घरों से निकलते हैं, शाम ढलती है तो वापस अपने घर आ जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है उन घरों को देख करके मानो कि यहाँ के लोग अभी थोड़ी देर पहले ही किसी अपने काम से निकल के गए हैं और काम करके जब वापस आएंगे तो वापस आके इन घरों में ही आराम करेंगे। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए हैं। जॉन मार्शल, अब ये वो आदमी हैं जिस आदमी के कहने पर वहाँ व्यापक रूप में खुदाई हुई। ये उस समय का जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे जॉन मार्शल। और बच्चों, आपको ये बताते हुए मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि जॉन मार्शल को सम्मान देने के लिए मोहनजोदड़ो में उनकी जो कार थी, उनके पास में जो पुरानी अपनी एक कार थी, उसको मोहनजोदड़ो में आज भी संग्रहालय में रखा गया है और कांच के दरो दीवार से उसको घेर के रखा गया है। तो जॉन मार्शल अंग्रेज़ अधिकारी थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय के हेड रहे होंगे। उन्होंने ही कहा था कि ठीक है भाई, इस जगह का तो हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, खुदाई करो और धीरे धीरे खुदाई करो और इस रहस्य को निकालो कि है क्या यहाँ पे। तो जॉन मार्शल ने क्योंकि ये परमिशन दी थी और उन्होंने खुद इसमें रुचि ली थी, इसलिए जॉन मार्शल को सम्मान देते हुए उनकी जो कार थी उसको आज भी मोहनजोदड़ो में शीशे में जड़ के रखा गया है, उनकी कार को। तो केवल इसलिए ताकि लोग वहाँ जब घूमने के लिए आएँ तो उस कार को देखें और उनमें उत्सुकता हो कि ये कार किसकी है। कहीं मोहनजोदड़ो वालों के पास तो कार नहीं थी, तो कम से कम उनको ये जानकारी मिले कि ये उस महान व्यक्ति की कार है जिसने इस शहर को खोजने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो जॉन मार्शल, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया, एक ग्रंथ छपवाया उन्होंने। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित किया है। तो उन्होंने एक विशद ग्रंथ लिखा है, एक व्यापक ग्रंथ लिखा है मोहनजोदड़ो के ऊपर, जिसमें बहुत डिटेल में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया है। सतत मतलब कंटिन्यू, एक ट्रेडिशन थी, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि पुरानी फिल्में जब आप देखते हो तो उसमें लकड़ी के पहियों वाली गाड़ी होती है। तो मोहनजोदड़ो में भी उस तरह की ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी का चित्र उन्होंने अपनी किताब में छापा है। तो हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं पुरानी फिल्मों में, वो भी उससे मेल खाती हुई हैं। हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते हैं। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। तो ये अब कब की बात करें, जब गाड़ी चलती थी। मैं अब से 3 पीढ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं। हमारे दादाजी भी यही कहा करते थे कि गाड़ियों में जो दुल्हन आती थी गाँव में, गाड़ी में लेके आते थे उसको, बैलगाड़ी में लेके आते जिसमें लकड़ी के पहिए होते थे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं, लेकिन अब क्या है, उसमें रबड़ के पहिए चल गए हैं। बैलगाड़ी में रबड़ के पहिए आजकल, आज के किसान के पास में जो बैलगाड़ी है उसमें रबड़ के पहिए हैं। हवाई जहाज़ के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज़ से हवा के जहाज़ का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। रेगिस्तान का जहाज़ किसको कहा जाता है? ऊँट को। और हवाई जहाज़ में से पहिया निकाल करके ऊँट गाड़ी तैयार की गई है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ी का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा या नहीं होता होगा। ठीक है बच्चों, ये टाइम मेरा वीडियो का पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।